शुरू करते हैं बच्चों। तो आज सबसे पहले जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे हम। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर इनकम्स लिख देता हूँ। यहाँ पर आपकी इनकम्स आ जाएंगी कौन कौन सी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा वो किस किस के हैंड्स में टैक्सेबल है। कैटेगरीज बना लेंगे हम लोग यहाँ पर, एक टेबल की फॉर्म में बन गए बच्चों। हम रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करेंगे, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट की। अच्छा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या टैक्सेबिलिटी चेक कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखवाया था रिसीव्ड, ठीक है। अगर कोई इनकम रिसीव्ड इंडिया में है, ठीक है, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। दूसरे पॉइंट पे क्या देखते हैं, एक्रू एंड एराइज। एक्रू एंड एराइज का मतलब ये होता है कि भाई इनकम हमारी हुई कहां से है। जैसे मान लो हम देख रहे हैं कि हमने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की, तो हमारी इनकम एक्रू एराइज कहाँ पे मानी जाएगी बच्चों, इंडिया में मानी जाएगी। जॉब आप इंडिया में कर रहे हो, सैलरी आपको इंडिया से मिल रही है, तो एक्रू एराइज कहाँ पर है, इंडिया में है। और अगर एक्रू एराइज इंडिया में है तो भाई तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। बच्चों इसमें डीम टू रिसीव, डीम टू एक्रू एराइज भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। आपको अभी क्या याद रखना है, आपको अभी ये याद रखना है कि सर अगर इनकम रिसीव्ड हो रही है इंडिया में, अगर इनकम रिसीव्ड हो रही है इंडिया में, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, और नॉन रेजिडेंट। जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं तो वो जो पर्सन होता है, जिस इंडिविजुअल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, या तो वो रेजिडेंट होता है या वो नॉन रेजिडेंट होता है। फिर रेजिडेंट को भी हम आगे फर्दर क्या चेक करते हैं भाई, या तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो एक तरह से तीन कैटेगरीज बन गई, पहली ये वाली बन गई, दूसरी कैटेगरी ये वाली बन गई, और तीसरी नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी बन गई। और इनके लिए अब कौन कौन सी इनकम्स टैक्सेबल होंगी इंडिया में, कौन सी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, वो हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स के टॉपिक में देखते हैं। किस में देखते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के टॉपिक में देखते हैं, ठीक है। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो भाई या तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। अच्छा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के लिए क्या चेक किया था सर, बेसिक कंडीशंस चेक की थी। क्या चेक की थी, बेसिक कंडीशंस चेक की थी। डन। अगर बेसिक कंडीशंस फुलफिल होती थी तो रेजिडेंट है, नहीं होती तो नॉन रेजिडेंट है। अगर वो आगे चेक करें ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए क्या चेक की थी हमने लास्ट क्लास में, एडिशनल कंडीशंस चेक की थी। अगर एडिशनल कंडीशंस दोनों फुलफिल हो रही हैं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बच्चों ये तीन कैटेगरी हमने यहाँ लिखी है। देखो फर्स्ट कैटेगरी ये लिखती, ROR रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेकंड कैटेगरी ये वाली लिख दी, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और थर्ड कैटेगरी ये वाली लिख दी, कौन सी, नॉन रेजिडेंट वाली। हमने तीनों कैटेगरीज को यहाँ पर लिख दिया है। अगर इनको जो इनकम रिसीव हो रही है, अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी कौन कौन सी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होंगी। हम क्या चेक कर रहे हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हम ये चेक कर रहे हैं कि इनकी कौन कौन सी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होंगी। ध्यान देना, सबसे पहले जो रिसीव्ड इंडिया में हुई है। रिसीव्ड का मतलब ना आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो फर्स्ट रिसिप्ट या फिर डायरेक्ट रिसिप्ट। बात समझ रहे हो, रेमिटेंस अगर है, रेमिटेंस को इग्नोर करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे बहुत जगह पर टर्म यूज होगी रेमिटेंस। बच्चों हम रेमिटेंस को इग्नोर करेंगे, किसको इग्नोर करेंगे, रेमिटेंस को इग्नोर करेंगे। रिसीव मींस डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी। अगर पहले किसी और कंट्री में रिसीव हुई, वहां से इंडिया भेज दी गई, सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है इनकम का इंडिया में, तो वो रिसीव्ड में कंसिडर नहीं होगा। तो रिसीव्ड में क्या बता रहा हूं बच्चों में, रिसीव मींस डायरेक्टली रिसीव्ड इनटू इंडिया। डायरेक्ट रिसीव कहां पर हो रही है, इंडिया में हो रही है, तीनों कैटेगरीज में टैक्सेबल होगी, तीनों के लिए टैक्सेबल। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। रेमिटेंस को यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। मतलब सब्सिक्वेंटली अगर इंडिया में भेजी जा रही है पैसे, पैसे भेजे जा रहे हैं, तो वो इग्नोर करेंगे। सर एग्जाम्पल दो बच्चों, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स इंडिया से बाहर सर्विसेज दी,
अच्छा, सर्विसेज दी, उसकी पेमेंट डायरेक्टली इंडिया में उनके बैंक अकाउंट में आई। सर फर्स्ट रिसिप्ट कहाँ पे है? इंडिया में है। कहाँ पे है? इंडिया में। डायरेक्टली इंडिया में बैंक अकाउंट में पैसे आए। रिसीव्ड कहाँ पर? इंडिया में। तीनों सिचुएशंस में, तीनों कैटेगरीज में टैक्सेबल होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सर्विसेज रेंडर की आउटसाइड इंडिया। भाई पैसे वहीं पर अकाउंट में आए, वहीं पर रिसीव हुए, सब्सिक्वेंटली इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है इंडिया में, क्या वो रिसीव्ड इन इंडिया कंसिडर होगा? यस बच्चों और नो? हाँ जी, आप लोगों का आंसर। तो नहीं होगी कंसिडर रिसीप्ट में। सर नहीं होगी। नो सर। ओके निष्ठा, क्या रीजन है? मतलब मैंने क्या बताया ऐसा कि भाई अगर वहां से बाद में ट्रांसफर किया तो रिसीव नहीं क्योंकि आपने होगा? बोला था कि रेमिटेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो रेमिटेंस कहीं भी आएगा उसे रिसीव नहीं मानेंगे। फर्स्ट रिसिप्ट मींस डायरेक्ट रिसिप्ट इंडिया में, इंडियन अकाउंट में, या इंडिया में हमें कैश रिसीव होना चाहिए तभी वो रिसीव माना जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे एक्रू एंड अराइज की। एक्रू एंड अराइज इंडिया में कब माना जाएगा? प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो डीम टू एक्रू अराइज इंडिया में माना जाएगा। आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि भाई पैसा कहाँ से आप जनरेट कर रहे हो, इनकम कहाँ से आप जनरेट कर रहे हो, वहां पर आपका एक्रू अराइज माना जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम हो रही है फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो एक्रू अराइज कहाँ से? सर इंडिया में। यस सर इंडिया में। बच्चा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से? इंडिया से है तो एक्रू अराइज इंडिया से। जॉब इंडिया में कर रहे हैं, मान लो हम फॉरेन चले गए, हम जॉब इंडिया में कर रहे थे, उसके बाद हम फॉरेन शिफ्ट हो गए, जब तक इंडिया में जॉब कर रहे थे यहाँ से सैलरी ले रहे थे, फॉरेन चले गए, पेंशन भी यहीं से आ रही है क्योंकि जॉब इंडिया में रेंडर की थी, प्रोवाइड की थी, सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की थी। अब चाहे फॉरेन चले गए, वहां पर पेंशन रिसीव हो रही है, लेकिन वो एक्रू अराइज कहाँ पर मानी जाएगी? सर एक्रू अराइज तो इंडिया में माना जाएगा ना। ठीक है, पेंशन वाला पॉइंट, अगर पेंशन हमें आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना रिसीव हो रही हो, ठीक है, अगर सर्विसेज हमने इंडिया में रेंडर की थी उसके अगेंस्ट पेंशन चाहे हमें आउटसाइड इंडिया ही क्यों नहीं रिसीव हो रही, वो क्या होगी? इंडिया में टैक्सेबल होगी। इसका एक और एग्जाम्पल भी है जो बार बार एग्जाम्स में आता भी है बच्चों। अगर कोई एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी में, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ रहेगा? आउटसाइड इंडिया रहेगा, है ना। हमारी फॉरेन एम्बेसी में है, मतलब यहाँ से मान लो उसे डेप्यूट किया गया है चाइना में, यूएस में, यूके में, कहीं भी है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमारी सरकार का एम्प्लॉय है ना। तो लेकिन क्योंकि इंडियन एम्बेसी में भेजा गया है, किसी भी कंट्री में भेजा गया है, लेकिन सैलरी तो उसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है ना, तो उसको भी जो सैलरी रिसीव हो रही है, उसको भी जो इनकम रिसीव हो रही है, वो एक्रू अराइज कहाँ से मानी जाएगी? इंडिया से मानी जाएगी। तो एम्प्लॉइज ऑफ एम्बेसीज, ठीक है, चाहे वो आउटसाइड इंडिया भी काम कर रहे हैं, उनकी इनकम भी एक्रू अराइज इंडिया से मानी जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई बिजनेस सिचुएटेड है इंडिया में किसी भी सिटी में, तो एक्रू अराइज इंडिया में, चाहे इनकम रिसीव उसको आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन बिजनेस क्योंकि इंडिया में सिचुएटेड है, प्रोफेशन इंडिया में सिचुएटेड है, तो एक्रू अराइज इंडिया में है। अब कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव हो रहा है, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, उससे रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो भी एक्रू अराइज इंडिया में माना जाएगा अगर रिटेन करें तो, ठीक है ना। तो जो सोर्स अगर है, अगर जिससे इनकम मिल रही है, अगर वो इंडिया में है, मान लो इंडियन बैंक में एफडी करवाई, चाहे आपने फॉरेन से कराई, इंडियन बैंक में एफडी कराई, यहीं से एक्रू अराइज, इंटरेस्ट यहीं से एक्रू अराइज हो रहा है, तो भाई एक्रू अराइज ऑब्वियस सी बात है इंडिया में माना जाएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं, ध्यान देना। थर्ड में हम लोग देखते हैं कंट्रोल। बच्चों रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रू अराइज इन इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बच्चों इसमें ध्यान रखना कि अगर पहली दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो थर्ड चेक करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। अगर फर्स्ट फुलफिल नहीं हो रही तो सेकंड चेक करेंगे, अगर फर्स्ट टू कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो थर्ड चेक करेंगे, और पहली तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो हम फोर्थ चेक करेंगे। फोर्थ मान के चलेंगे, हम इसमें क्या मानते हैं? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, कंट्रोल के केसेस में पहली दो कैटेगरीज में टैक्सेबल होता है, लास्ट कैटेगरी में टैक्सेबल नहीं होता। और इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर में पहली कैटेगरी में टैक्सेबल होगा, लास्ट वाले में टैक्सेबल नहीं होगा। बच्चों लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट होता है, ठीक है, ये होता है एक्यूमुलेटेड इनकम ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है, एक्यूमुलेटेड इनकम ब्रॉट टू इंडिया। बच्चों ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होता। समझते हैं पॉइंट्स को?
बच्चों सबसे पहले रिसीव्ड देखते हैं, है ना, क्या देखते हैं, रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड इंडिया में है तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, रिसीव्ड इंडिया में नहीं है तो चेक करेंगे एक्रू एराइज, एक्रू एराइज इंडिया में है तो भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। अगर पहले दोनों पॉइंट नहीं है तो क्या चेक करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया पे। बच्चों एक बिजनेस है, हमारा बिजनेस है आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड। सर जी बोलो। सर अगर कोई इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है पर वो अक्रू और अराइज किसी और कंट्री में हो रही है, तब भी हम उस पर टैक्स लगाएंगे इंडिया में? बहुत, पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पता है ये चीज मुझे अच्छा लगा आपने पूछी। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान देते हैं। देखो अगर रिसीव्ड को हम देख रहे हैं ना, जैसे मान लो हमने रिसीव्ड को देखा तो हम फिर बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, रिसीव्ड इंडिया में तो एक्रू एराइज कहीं भी हो टैक्सेबल इंडिया में होगा, तो फिर बाकी कंडीशंस को नहीं चेक करें। मतलब अगर रिसीव्ड इंडिया में है तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, चाहे एक्रू एराइज इंडिया में है, चाहे आउटसाइड इंडिया है, चाहे कुछ भी है, ठीक है ना, तो उसको नहीं देखेंगे। अगर रिसीव्ड इंडिया में नहीं है, मान लो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, तो फिर फर्स्ट तो फुलफिल नहीं हो रही, फिर आएंगे सेकंड पे, फिर सेकंड को चेक करेंगे कि भाई एक्रू एराइज इंडिया में है। अगर एक्रू एराइज इंडिया में है तो फिर बाकी कंडीशंस को छोड़ देंगे, बाकी सब चीजों को छोड़ देंगे। एक्रू एराइज इंडिया में तो भाई, और पता है ये फिफ्थ वाली को तो बिल्कुल अलग रखेंगे हम, इसको हम बिल्कुल अलग रखते हैं। अभी पहली चार में ही कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि भाई पुरानी इनकम है, सिर्फ प्रीवियस ईयर में इंडिया में देख के आ रहे हैं। फिफ्थ को तो हम लोग ये मान के चलो अलग रखते हैं, हम पहली चार को ही देखते हैं, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन के बारे में ये माना जाता है कि भाई अगर पहली तीन फुलफिल नहीं हो रही तो ऑटोमेटिकली फोर्थ फुलफिल होगी। तो पहले तीन में जो फॉल नहीं कर रहा वो ऑटोमेटिकली फोर्थ पॉइंट में फॉल करता है। तो सर फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ ना स्पेसिफाइड होती है, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली वाला कुछ नहीं होता, ये स्पेसिफाइड होती है, क्वेश्चन में लिखी होती है कि भाई ये सिचुएशन है। अगर सिचुएशन एग्जैक्टली यही लिखी हुई है तो फिफ्थ में फॉल करेगा, अदरवाइज फिफ्थ में फॉल नहीं करेगा। अच्छा आपका जो क्वेश्चन था कि सर एक्रू एराइज या रिसीव्ड इंडिया में है तो क्या फिर दूसरे वाले को चेक करेंगे? नहीं, दूसरे वाला इग्नोर कर देंगे। जैसे फर्स्ट में रिसीव्ड फुलफिल हो गया तो एक्रू एराइज इग्नोर। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, हम सेकंड को चेक कर रहे हैं, एक्रू एराइज इंडिया में, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता रिसीव कहाँ से हो, कहाँ पे हो। लेकिन अगर पहली दोनों चीजें इंडिया में नहीं है, बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है, इनकम भी वहीं पे रिसीव हो रही है, तो थर्ड सिचुएशन में क्या है, चेक करेंगे कि क्या उसका कंट्रोल इंडिया से है। तो पहली दो कैटेगरीज में टैक्सेबल हो जाएगा, लास्ट कैटेगरी में टैक्सेबल नहीं होगा। बच्चों अब हम लोग प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। अच्छा आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। बच्चों मैं अपनी तरफ से ना कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखो ये जो हमने लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट लिखा है कि भाई एक्यूमुलेटेड इनकम है। मान लो हम आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, ठीक है, हमने वहीं पर इनकम अर्न की, हम पैसे जोड़ते रहे, हमने वहीं एक्यूमुलेट की, इकट्ठे किए पैसे अपने बैंक में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पैसे इकट्ठे किए। अच्छा प्रीवियस ईयर में हम उसे इंडिया लेकर आ गए, ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। क्या वो प्रीवियस ईयर की इनकम है? नो, वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है।